नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द करियर में। दोस्तों, आज हम ये दूसरे क्लास में जीएस के उपस्थित हुए हैं। पहले क्लास में हमने लगभग 10-15 प्रश्नों को हल कराया था और उन 10-15 प्रश्न ऐसे थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन के किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए, अब आप क्या लग रहा है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए थे? अब इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी ये करेंट से तो नहीं कह सकते, लेकिन अब अपने यहाँ का भी नहीं है। ठीक है, तो ये देश विदेश से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्या बेनजीर भुट्टो थी, या शेख हसीना वाजिद थी, या हिना रब्बानी थी, या इनमें से कोई नहीं थी? ठीक है, देखिए, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो बेनजीर भुट्टो थी। कौन थी? बेनजीर भुट्टो। ठीक है, बेनजीर भुट्टो 1900 पहली बार प्रधानमंत्री 1988 में बनी और 1990 तक रही थी। ठीक है, फिर एक बार और ये बनी 1993 से 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे। और ये एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी जो पाकिस्तान में 2 बार इलेक्टेड हुई थी। ठीक है, और बम कांड में, दोहरे बम कांड में इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर हम भारत की बात करें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब बहुत आसान लग रहा होगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली और अब तक केवल एकमात्र ही महिला प्रधानमंत्री रही हैं। कौन थी? इंदिरा गांधी जी, है ना? इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। और दूसरी कौन बनी है? आप इस समय जो वर्तमान में है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, तो ये कुछ और एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ये विश्व में किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की, किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ये किसी भी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी। ठीक है, चलिए, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? क्या नदियां, या भूकंप, या पर्वत, या फिर ज्वालामुखी? ठीक है, सिस्मोग्राफी बेसिकली भूकंप के विज्ञान को कहा जाता है सिस्मोग्राफी। ठीक है, जिसमें कि भूकंप से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे हम सिस्मोग्राफी बोलते हैं। और आप जानते हैं कि भूकंप को मापने वाली जो मशीन है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। और जिस पैमाने पे नापा जाता है उस पैमाने का क्या नाम है? रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल से जो है उसकी तीव्रता, पैमाना क्या कह सकते हैं कि अगर भूकंप की तीव्रता मापी जाए, तीव्रता, तीव्रता होता है ना, तो अगर भूकंप की तीव्रता हमें मापनी है तो उसका हम किसका प्रयोग करेंगे? रिक्टर स्केल का प्रयोग करेंगे। रिक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जबकि सिस्मोग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने वाली मशीन है और सिस्मोग्राफी भूकंप से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। ठीक, किसी गैस द्वारा किसी बर्तन की दीवारों पर लगाया गया दाब इस तथ्य के कारण है कि गैस के अणु कंटेनर की दीवारों से चिपके रहे
अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं, दीवार की ओर तेजी से बढ़ें या फिर दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन हो जाए। क्या कहा जा रहा है कि किसी गैस द्वारा किसी बर्तन की दीवारों पर लगाया गया दाब। मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, इसमें क्या कर रहा है कि किसी बर्तन की दीवारों पर लगाया गया दाब। अभी जो दीवार है इस पर जो लगाया गया दाब है किस कारण के होता है, गैस के किन कारणों के, उनके अणुओं के किन कारण के, या उससे क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या उससे कंटेनर की दीवारों से चिपके रहे इसलिए ऐसा किया जाता है। देखिए पहली बात तो गैस कैसे होते हैं, गैस जब भी होगा तो उसके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। आप जानते हैं ना गैसों के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, आपस में जब बमबारी होती है तब टकराते रहते हैं। ठीक है, और इस तथ्य से जब ऐसा होता है बमबारी के कारण, जब वो टकराते हैं दीवार से, जब वो ऐसे जाते हैं चलते रहते हैं, उनकी दिशा है, जब वो चलते हैं दीवार से टकराते हैं तो टकराने के बाद उन जो अणु है उन अणुओं की क्या हो जाती है, उनकी संवेग में उनका संवेग बदल जाता है, और क्या होता है संवेग के साथ साथ उनकी दिशा बदल जाती है, दिशा एवं संवेग दोनों परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, बर्तन है, यहाँ गैस ये अणु है, ये जा रहा है, जब यहाँ दीवार से टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि अब उसके उस पार तो नहीं जा पाएगा, तो इसकी दिशा भी बदल जाती है और टकराने के बाद उसका वेग भी बदल जाता है। ठीक है, तो इस बात से निर्भर होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक, भारत के दिवंगत राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि के रूप में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत के एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इनके नाम को जो है या इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पे कर दिया गया है। क्या वो विश्वविद्यालय महाराष्ट्र तकनीकी विश्वविद्यालय है, या फिर सिक्किम तकनीकी विश्वविद्यालय, या बिहार तकनीकी विश्वविद्यालय, या उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, या फिर पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो माय फ्रेंड इसका जो उत्तर है वो उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदल करके पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए, स्वेज नहर किस देश में स्थित है, क्या अंगोला में है, या फिर नाइजीरिया में है, मिस्र में है, या फिर सूडान में है, या लीबिया में है। आप जानते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण दो सागरों को मिलाने के लिए किया गया है। ठीक है, कौन कौन से वो सागर हैं, एक भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए, लाल सागर से जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया, स्वेज नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, और ये निर्माण 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, क्यों किया गया, क्योंकि एक इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा पार्ट्स था जो लैंड से था। ठीक है, भूभाग था, जिसमें नहर को कर देने से जो जहाज घूम करके जाते थे अब वो सीधे सीधे इसके माध्यम से हिंद महासागर में आ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उनको पूरा अफ्रीका के चक्कर लगाना पड़ता था। ठीक, तो ये आसानी के लिए, और ये कहां पे है, मिस्र में है। कहां पे है ये, मिस्र में है। तो स्वेज नहर कहां पे स्थित है, मिस्र में स्थित है। ठीक, आईआरडीए का गठन किस समिति की सिफारिशों के तहत किया गया था, क्या ये मल्होत्रा समिति है, दत्त समिति है, या वाघुल समिति है, या जे रेड्डी समिति, या फिर दवे समिति है। सबसे पहले बात तो ये समझिए कि ये आईआरडीए है क्या।
IRDA क्या है? देखिए इंश्योरेंस, ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो क्या करेगी कि इंश्योरेंस से संबंधित जो कंपनियां हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उनमें नियम कानून होना चाहिए, इस प्रकार से। इसलिए एक जो है IRDA का गठन किया गया, और किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे किया गया था। ठीक है, IRDA का गठन मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसका उत्तर कौन सा है? मल्होत्रा समिति है। ठीक, सर उठा के जियो किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर HDFC लाइफ, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, या फिर LIC? क्या है इसमें से उत्तर बताइए? इसका उत्तर है सर उठा के जियो का HDFC। ठीक है, HDFC बैंक जो है उसका एक टैगलाइन है क्या? सर उठा के जियो। LIC का क्या है? LIC का जो टैगलाइन है, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। क्या है LIC का? आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपका कल्याण यानी योग क्षेमम वहाम्यहम, अगर संस्कृत में कहा जाए तो क्या है? योग क्षेमम वहाम्यहम। ये किसकी है? LIC की टैगलाइन है। किसकी है? LIC की टैगलाइन है। जबकि सर उठा के जियो किसकी टैगलाइन है? HDFC बैंक की है। किसकी है? HDFC बैंक की टैगलाइन है। ठीक, निम्नलिखित में से शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, एनसेलेडस, रिया, या लेप्टियस? देखिए ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसका उत्तर कौन सा है? टाइटन है। ठीक है, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? स्वर्ण क्रांति फलों का उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरकों का उत्पादन, या पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए? देखिए स्वर्ण क्रांति जो है फलों और बागवानी उत्पादन के लिए है। ठीक है, स्वर्ण क्रांति ये सही है। ठीक, फिर कह रहा है नीली क्रांति, नहीं, नीली क्रांति किसके लिए है? मत्स्य उत्पादन के लिए है। किसके लिए है? मत्स्य उत्पादन, मछली। ठीक है, मछली उत्पादन के लिए। और पीली क्रांति तेलहन उत्पादन के लिए है। तेलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन के लिए है। कौन सा? पीली क्रांति है। और पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो ये 2 और 3 दोनों गलत हैं। देखिए ऑप्शन में 2 और 3 दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। ठीक है, 2 और 3 दोनों गलत है। ठीक, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? क्या बेकिंग पाउडर है, या फिर बेकिंग सोडा है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर वॉशिंग सोडा है? ये क्या है? देखिए ये क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मेरे दोस्त किसका नाम है? ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसका नाम है? ब्लीचिंग पाउडर का नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? यूग्लेना, पैरामीशियम, या गोनियोलेक्स, या फिर माइकोप्लाज्मा?
इन तीनों में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल्स में जानेंगे कि माइकोप्लाज्मा क्या है, कैसे है इसकी संरचना। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, आल्प्स पर्वत निम्नलिखित आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, आल्प्स आल्प्स की बात कर रहा है, क्या यूरोप में है या उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका में? ठीक है, देखिए आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। कहां पे? आल्प्स पर्वत यूरोप में, जबकि दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है। कौन है? एंडीज पर्वतमाला है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, और एक यहां पे है दक्षिण अमेरिका में है। लेकिन यहां पे पूछा क्या गया है? आल्प्स पूछा गया है, तो आल्प्स कहां पे है? यूरोप में है। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पे? यूरोप में। ठीक, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। जो पर्यावरण के लिए, जो व्यक्ति कायदे से काम करता है, पर्यावरण के लिए लगकर काम करता है, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करता है, उसको गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित हो गया? पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया? राई, गेहूं, जौ या फिर जई? देखिए, आप पाएंगे कि सबसे पहले जिस अनाज को खोजा गया या मनुष्य ने प्रयोग में लाया, वो अनाज कौन सा है? जौ है। कौन सा? ग इसका आंसर है जौ। ठीक है, जौ मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला फसल है या पहला अनाज है। ठीक है, कौन सा? जौ। ठीक है, इसके जो है का साक्ष्य जो है बहुत प्राचीन समय में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके साक्ष्य जो है 9-10 वर्ष पूर्व जो है ईसा के, वहां मिल जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं कि अनाज मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया, तो जौ का। अफल विष किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया, शैवाल या फिर वायरस या फिर कवक? तो अफला विष जो होता है, अफला विष एक कवकों के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का जो है रोग है। ठीक है, अफला विष एक कवकों के द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, कवकों द्वारा उत्पन्न होता है अफला विष। ठीक, तारों का रंग उनके रंग पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके रंग पर, मतलब तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? कहने का मतलब है, क्या वो तापमान है या फिर दूरी है या फिर त्रिज्या है या फिर वायुमंडलीय दबाव है? ठीक है, देखिए दूरी से जो होता है, दूरी से तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है। तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं तो दूरी के कारण हमको प्रतीत होते हैं टिमटिमाते हुए। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, तो वह दूरी के कारण प्रतीत होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां कहा गया है कि रंग, उनका जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है उनके तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसका जितना टेम्परेचर रहेगा उसका कलर उस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में एक काल्पनिक छिद्र को क्या नाम दिया जाता है, जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है? देखिए, तारे और ऊर्जा निकलने की बात है। जब एक तारा है, तारे के एक भाग से, जब एक भाग से क्या होता है कि यहां से कुछ ऊर्जा निकलने लगती है, तारे निकलने लगते, ऊर्जा निकलती हुई प्रतीत देती है, और उस समय उसे कहा जाता है श्वेत छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट होल कहा जाता है उसे, व्हाइट होल कहा जाता है, श्वेत छिद्र। और जब ये यहां से ऊर्जा निकलने के बाद, ठीक है, इसमें जलने के बाद एक काला धब्बा जैसा दिखाई देने लगता है। काला धब्बा जैसा जब दिखाई देने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। काला धब्बा
जब निकलने के बाद, जलने के बाद वहां पे एक काले धब्बे जैसा प्रतीत होता है, उस धब्बे को कहा जाता है ब्लैक होल। ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर क्या है? श्वेत छिद्र है, व्हाइट होल। कौन सी नस फेफड़ों से स्वच्छ रक्त को हृदय में लाती है? वृक्कशिरा, फुफ्फुसीय शिरा, वेना कावा या यकृत शिरा? देखिए, जो फेफड़ों से स्वच्छ रक्त यानी शुद्ध रक्त की ये बात कर रहा है, शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर जो लाती है वो फुफ्फुसीय शिरा होती है। क्या होती है? फुफ्फुसीय शिरा द्वारा फेफड़ों से रक्त को हृदय तक लाया जाता है, शुद्ध रक्त को। ठीक है, छान करके जो रक्त आता है। ठीक है, धमनी शिरा आप पढ़े होंगे, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ फेफड़े तक से हृदय तक पहुंचाने की बात की जा रही है। तो फेफड़े से हृदय तक रक्त जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? फुफ्फुसीय शिरा पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग मजा आता होगा। ठीक है, देखिए, आप अगर क्लास में बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही हैं जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेंडिंग प्रश्न है। देखिए, अब इस प्रश्न का क्या मतलब है कि एक टेलीविजन चैनल की विशेषता क्या है? अरे टेलीविजन चैनल मतलब किस प्रकार से प्रश्नों का लेवल है। आप बुक पढ़ते रहिए, जल्दी ये सब प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक टेलीविजन चैनल की विशेषता है, अब इसका उत्तर बताना है। ठीक है, अब आप देखो देखो यार कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप जहां से सोचोगे नहीं वहां से प्रश्न आएंगे। तो इसी टाइप के प्रश्न जो है हम आपको हल करा रहे हैं। क्या है कि प्रेषित सिग्नल की आवृत्ति, प्रेषित सिग्नल का वेग, या टेलीविजन स्क्रीन का भौतिक आयाम, या फिर पिक्चर ट्यूब का आकार। जो एक टेलीविजन चैनल की जो विशेषता होती है वो प्रेषित सिग्नल की आवृत्ति के माध्यम से किसी भी चीज को, आवृत्ति को कलेक्ट करके क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, आवृत्ति की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करके हमें चित्र के रूप में दिखाता है। ये टेलीविजन की क्या है? विशेषता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करता है, कलेक्ट करता है और फिर हमें दिखाता है। ठीक है, चित्र के रूप में दिखाता है। तो क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सी बीमारी होगी? देखिए, अपशिष्ट पदार्थ पेयजल में कोई भी खराबी आती है या फिर कहें कि हम अशुद्ध पानी जो पीते हैं उससे कौन सी बीमारी होती है? तो अशुद्ध पानी से जो होने वाली बीमारी है वो टाइफाइड है। ठीक है, अगर आप सही से खाना या पानी, दूषित भोजन, दूषित पानी से जो होने वाला रोग है वो कौन सा है? टाइफाइड है। और इस समय सर्वाधिक लोगों को टाइफाइड हो रहा है क्योंकि पानी में अशुद्धियां हैं, भोजन में अशुद्धियां हैं। ठीक है, इस कारण जो है टाइफाइड होता है। ठीक, नवजात टैडपोल अपनी नाक से सांस लेता है, फेफड़ा, बाहरी गलफड़े, आंतरिक गलफड़े या फिर उपरोक्त सभी? तो नवजात टैडपोल, टैडपोल मतलब मेढक का जो बच्चा होता है, शिशु होता है, एकदम छोटा सा, मछली जैसा दिखने में लगता है, लेकिन वो होता मेढक का बच्चा होता है। तो वो कहां से सांस लेता है? आंतरिक गलफड़ों से सांस लेता है। ठीक है, आंतरिक गलफड़ों से सांस लेता है, मछलियों की तरह। भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या राज्य के महाधिवक्ता? ठीक है, सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात कर रहा है तो विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में, ठीक है, पूरा विवरण है भारत के महान्यायवादी का। ठीक है, तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत में। और भारत के राष्ट्रपति तो आप जानते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक हैं, सर्वोच्च नागरिक हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत का जो महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक एवं महालेखा कैग, ये क्या करता है? आंकड़ों को जो है क्या करता है? देखता है। ठीक है, बजट वाले आंकड़ों को। ठीक, और राज्य के महाधिवक्ता तो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो ये है महान्यायवादी। ठीक, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ठीक है,
किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है? देखिए, पहली बार पूर्वी और समुद्री जो ग्रंथ है या समुद्र है उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में पहली बार समुद्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समुद्रों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? पारा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। पारा मतलब है मरकरी और मरकरी मतलब बुध की बात कर रहा है। ठीक है, बुध है। ठीक है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। ठीक है, किस ग्रह, आप जानते हैं कि जो ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होगा उसकी परिक्रमण अवधि सबसे कम होगी, मतलब सबसे कम दिनों में वो चक्कर लगा लेगा। इसका मतलब है कि स्पीड उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, स्पीड उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसमें बुध सबसे पहले चक्कर लगाता है, तो उत्तर क्या हो गया? बुध हो गया। ठीक है, बुध सबसे पहले चक्कर लगा लेता है और इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? नगर पालिका मतलब पंचायती राज की बात कर रहा है। ठीक है, 21 वर्ष। अगर आपको सदस्य बनना है, प्रधान बनना है गांव में या नगर पालिका में आपको सदस्य बनना है, ठीक है, तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष तो होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष। अगर आपको एमपी या एमएलए बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनना है, राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, और प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। बौद्ध साहित्य कृतियां सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई हैं? जब भी हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं या ज्यादातर जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। ज्यादातर पाली भाषा में लिखे गए हैं, कुछ प्राकृतिक भाषा में है, कुछ संस्कृत में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाई गई है वो पाली भाषा है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? पाली हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के हमारे थे प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।